इसका टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। है क्या? देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कशन करते हैं तो साइंटिस्ट याद आते हैं हमें फैराडे। इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया कि क्या होती हैं बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। स्टार्टिंग में क्या माना जाता था? स्टार्टिंग में ये कंसीडर किया जाता था कि सिर्फ आयरन, कोबाल्ट और निकल, सिर्फ इन्हीं कुछ गिने चुने एटम्स में या फिर इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। लेकिन फैराडे ने हमें बताया कि सिर्फ निकल, कोबाल्ट या आयरन के ही मेटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके अलावा प्रत्येक सब्सटेंस, प्रत्येक कंपाउंड, ईच एंड एवरी कंपाउंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉट ओनली मेटल कॉम्प्लेक्स, जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सभी में कोई ना कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़रूर होता है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है वही उन्होंने बताया। तो बस हमें समझाया, उन्होंने बताया कि भाई कोई ईच एंड एवरी कंपाउंड किसी न किसी मैग्नेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड ज़रूर होता है। जब उन्होंने ये थ्योरी दी अपनी, तो उन्होंने हमें बताया कि जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक कैरेक्टर और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। ये कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक हो सकते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं है क्या। पहले हम बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। लेकिन फैराडे ने बताया कि भाई वे सभी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ या ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो या जिनको मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगते हैं, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उन्होंने फिर किसी ने कह दिया कि भाई कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो किस बेस पे कहा गया। बेसिकली पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक, ये किस आधार पे डिसाइड किया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित हो रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक हो गए, और जो मैग्नेटिक फील्ड में या तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं या इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वे डायमैग्नेटिक कहलाए। और वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, ऐसे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं, किसी को पता है? प्रतिचुंबकीय, उनको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। और फेरोमैग्नेटिक को हिंदी में बता सकता है कोई? हिंदी में फेरोमैग्नेटिक को लौह चुंबकीय कहते हैं। तो ये 3 तरह के सब्सटेंस बताए। एक एक करके हम देख रहे हैं कि भाई पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आया कहाँ से, कि कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट क्यों हुआ, आकर्षित क्यों हुआ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे ओरिजिन होता है। देखिए ये सारी चीज़ें, जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपको याद होगा शुरू में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, हमें कोई भी चेंज देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार होता है?
इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। होता क्या है, देखिए भाई, हमें पता है इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करता है, यानी दो तरह से घूमता है, दो तरह की गति करता है। कौन कौन सी? एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है। दूसरा अपनी कीली पर, अपनी एक्सिस पर घूम रहा होता है, जैसे लट्टू अपने कीली पे जो उसमें नीचे पॉइंट निकला होता है लट्टू में, इसको टॉप कहा जाता है इंग्लिश में। तो उस टॉप पे, जो टॉप है अपनी कीली पर, अपने एक्सिस पे लगातार घूमता रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर भी घूमता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक रोटेटिंग पार्टिकल है, यानी रोटेट करता रहता है हमेशा, और साथ ही साथ क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। हमें पता है कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण रोटेट करता है, घूमता है, तब वो एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, एक द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूम रहा है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, इसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इलेक्ट्रॉन के द्वारा टोटल प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? बोलो। दोनों को प्लस करोगे? बोलो। जैसे अगर हमने कहा आपको दो जगह से इनकम होती है, आपके दो इनकम रिसोर्सेज हैं, दो बिजनेस चल रहे हैं, कुछ इधर से कमा रहे हो, कुछ इधर से कमा रहे हो। अगर किसी ने पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे ना। तो ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया। इलेक्ट्रॉन भी दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने से और अपने एक्सिस पर घूमने से। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन का टोटल कितना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने से जो प्रोड्यूस हुआ और एक्सिस पर घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों को जोड़कर हमें जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए भाई, जब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक टिनी मैग्नेट, एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दो तरह से प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं किसी एटम में, कोई भी एटम, हमने निकेल ही उठा लिया। निकेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। एक चीज़ पहले और ध्यान रहे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सिर्फ वही सब्सटेंस शो करते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वही होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो भाई निकेल की अगर हम बात करें, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो अगर हम इसके डी में बात करें तो इसके लास्ट में 3d में 8 होते हैं और इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो s के दोनों इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं। डी की अगर हम बात करें, डी में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दो तरह से रोटेट करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दो तरह से रोटेट करेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि निकेल का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो निकेल का बताइए, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्या करोगे? अनपेयर्ड को, जैसे आप देखो, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके घर में, आपकी फैमिली में 2 लोग इनकम कर रहे हैं, एक आप कर रहे हो, आपका कोई भाई या बहन कर रहा है। तो और दोनों की इनकम सोर्स दो हैं, 2 इनकम सोर्स आपके हैं, 2 जगह से आप कमा रहे हो, 2 जगह से आपका भाई या बहन जो भी है वो कमा रहा है। अब किसी ने पूछा आपको फैमिली इनकम क्या है, तब क्या करोगे? अपनी इनकम को और आपका जो भाई या बहन है उसकी इनकम को क्या करोगे? सम कर दोगे, जोड़ दोगे, तो टोटल निकल के वो फैमिली इनकम हो जाएगी। ऐसे ही देखो भाई, अगर मैंने निकेल की पूछी तो निकेल के पास कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 तरह से ये इनकम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
दो तरह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमें निकल का टोटल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड टोटल और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा टोटल प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो निकल का निकल के आ जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी कंपाउंड में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम ऐड कर देते हैं, वो उस एटम का मैग्नेटिक फील्ड या जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सब्सटेंस होते हैं वो देखो एक होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस कौन सा है, जो उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अप्लाइड कौन सा है, जो हम लगाते हैं। तो जैसे हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर दौड़ने लगते हैं, यानी जिनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागने लगते हैं, उसकी ओर जाने लगते हैं। जैसे हमने कोई आयरन कोई एक चुंबक लिया, ठीक है, चुंबक के आसपास हमने कोई एक ऐसा सब्सटेंस रख दिया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, इसकी ओर आकर्षित होने लगेगा। मैग्नेट क्या है भाई, अगर हम कहीं मैग्नेट रख रहे हैं इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेट्स में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेट की ओर जो आकर्षित हो रहे हैं वे क्या कहलाएंगे, आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। तो इस वजह से किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रोटेट करने की वजह से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, और इस तरह से ये ऐसे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। देखिए अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली अलाइन होते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी कभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से अभी सब तरफ से। ये कौन सी पोजीशन है, ठीक वो स्थिति है जब क्लासरूम में कोई टीचर नहीं होता है। जब बच्चे होते हैं लेकिन कोई टीचर नहीं है तो क्या होता है, एक स्टूडेंट वहाँ बैठा हुआ, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक इधर मुँह करे बैठा है, एक उधर मुँह करे बैठा है, कोई टेबल के ऊपर बैठा है, कोई टेबल के नीचे बैठा है, कोई ऐसे बातें कर रहा है, कोई ऐसे बातें कर रहा है, यानी किसी का कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये वही पोजीशन है जब क्लासरूम में कोई टीचर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही यहाँ पर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया तब क्या हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की ओर अलाइन हो गए, उसकी ओर आकर्षित हो गए। यानी जैसे ही क्लास में टीचर एंटर किया तो पहले कोई भी स्टूडेंट कैसा भी बैठा हो, सारे स्टूडेंट टीचर के आने के बाद सारे स्टूडेंट का डायरेक्शन एक हो जाता है। यानी जिधर आपका ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या जो भी बोर्ड लगा होता है उसकी तरफ डायरेक्टेड हो जाते हैं। यानी टीचर नहीं था तब सब तरफ अलाइन थे सारे स्टूडेंट्स, टीचर आने के बाद में सारे स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, डायरेक्टेड हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब भी कभी किसी सब्सटेंस में जो पैरामैग्नेटिक है उसमें अनपेयर्ड है, ये ध्यान रखना, अनपेयर्ड हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में अलाइन रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की ओर अलाइन हो जाते हैं, और इस अलाइनमेंट की वजह से ही ये सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने लगता है। कुछ ऐसा ही फेरोमैग्नेटिक होता है। देखो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कोई खास अंतर नहीं है। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी वे होते हैं जिनमें अनपेयर्ड होता है, और फेरोमैग्नेटिक भी वे होते हैं जिनमें अनपेयर्ड होता है। पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। फिर अंतर क्या रह गया दोनों में, फिर क्यों अलग अलग किया? भाई सब चीज़ सेम हो रही है, अनपेयर्ड पैरा में भी हैं, अनपेयर्ड फेरो में भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट पैरा भी हो रहे हैं, पैरामैग्नेटिक हो रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक भी हो रहे हैं। फिर अंतर क्या है? अंतर इनमें इंटेंसिटी का है।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत स्लोली अट्रैक्ट होते हैं, यानी बहुत धीमे धीमे अट्रैक्ट होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से। किसी चुंबक के सामने हमने लोहे का पार्टिकल रख दिया तो क्या होता है, लोहे का पार्टिकल छोटा सा एकदम से चुंबक की ओर जाकर उस पर चिपक जाता है। वो चूंकि आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वहाँ लौह चुंबकीय गुण होता है। दो इंटेंसिटी का अंतर है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में इंटेंसिटी का अंतर है। ये अंतर आता क्यों है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं अनपेयर्ड तो होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम अनपेयर्ड होते हैं। तो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाता है। तो हमें पता चला कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस कहाँ से हुए, पैरामैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं। तो ये बात होगी हमारी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच रिपेल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और नो इफेक्ट। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में या तो प्रतिकर्षित होते हैं या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर सब के सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड स्टेट में हैं, पेयर्ड अवस्था में हैं, युग्मित हैं, तो वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो डायमैग्नेटिक क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में या तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कौन शो कर रहा है, जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब फिर से हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। अब देखो भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड थे, रोटेट कर रहे थे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी तो इलेक्ट्रॉन हैं, क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन चाहे अनपेयर्ड हो चाहे पेयर्ड हो, वो हमेशा रोटेट करता है। तो जब रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, यानी अनपेयर्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, पेयर्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर अनपेयर्ड वाला पैरामैग्नेटिक कहलाया और पेयर्ड वाले डायमैग्नेटिक कहलाए। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए भाई, एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लिया, राइट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, किसी सब्सटेंस में कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, रोटेट करेगा, दो तरह से रोटेट करेगा, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा और अपने एक्सिस पर घूमेगा, यानी ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो रोटेट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी दो तरह से रोटेट करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा और अपने एक्सिस पर घूमेगा। इसका मतलब ये भी दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी पैरामैग्नेटिक होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह क्या है? बेशक ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है? ज़ीरो होता है। इसकी वजह क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन कैसा रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट। यानी
जितना इसने प्रोड्यूस किया उतना ही ये भी प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो कैसा होगा, उसके ऑपोजिट होगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर इसने +2 में प्रोड्यूस किया तो ये क्या करेगा, -2 में प्रोड्यूस करेगा। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, 0। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है या फिर जो नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित नहीं होगा, प्रतिकर्षित होगा या फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो हमें पता चल गया कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कहाँ से ओरिजिन होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक बचा है हमारा फेरोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे मैंने अभी बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों कैसे हैं, लगभग एक जैसे ही हैं, बस दोनों में अंतर क्या है, इंटेंसिटी का अंतर है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्लोली मैग्नेटाइज होते हैं और ये बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने आयरन का एग्जांपल लिया, आप मैग्नेट के सामने आयरन रखिए, बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागेगा और उस पर जाकर चिपक जाता है। तो भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, लोहा जिसे आप कहते हो, आयरन को आप रखिए मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबक के सामने, वो एकदम तेज़ी से उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। रीज़न क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में कई वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो ये हमने आयरन लिया। आयरन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है, कौन बता सकता है, 26 होता है, राइट। आयरन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसके लास्ट में डी में 6 होते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं पेयर्ड हैं, लेकिन डी में अगर हम बात करें, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से आयरन जो होता है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे वे सभी सब्सटेंस जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। आगे चल के फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी कहा गया। फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा गया। वो किस बेस पे कहा गया, इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट के बेस पे कहा गया। जैसे मैं अगर बात करूं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट के बेस पे, जैसे देखिए अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है सब, ठीक है, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर मैंने 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की ओर अलाइन हो जाते हैं तब ये फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ क्या कि ये 2 अलाइन हो गए, एक इसके अपोजिट चला गया, फिर से 2 अलाइन हो गए, एक इसके अपोजिट चला गया, तो देखो भाई ये ऐसे एक सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, जहाँ पर अलाइनमेंट तो है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटिक फील्ड की ओर हैं और कम क्वांटिटी में क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ये कैसे कहलाए, हमारे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं।
एंटी फेरो की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, जो अलाइनमेंट होता है एक क्लॉकवाइज यानी एक डायरेक्शन में, एक उसके ठीक अपोजिट, कुछ इस तरह से। अगर 6 थे तो हमारे 6 कुछ इस तरह से हो जाते हैं ये इस कंडीशन में। तो देखो भाई, आधे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, आधे उसके जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं। तो इस तरह से जो सब्सटेंस होते हैं हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे उनको इलेक्ट्रॉन्स के अलाइनमेंट के बेस पर फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी कहा गया। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस या सब्सटेंस। मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया हमारा, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं। तो जनरली जो मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वहाँ पर जनरली कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसीलिए जो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, जिस ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वहीं वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा होगा उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ भी प्रेजेंट होंगे। कोई भी सब्सटेंस है, अगर आपको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, आप ये देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल के कि वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक, और सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनपेयर्ड है तो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है।